क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी आप में से जो वो फर्स्ट ईयर के हैं और वो अपना करियर इस फील्ड में बनाने के लिए इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आए हैं, तो वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, उनका क्या टारगेट हो सकता है, उसके बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो सबसे पहला उनका जो टारगेट होता है वो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। हर कोई व्यक्ति यहाँ जो आता है वो ये चाहता है कि वो जज बन के अपना एक करियर बनाए। इसके लिए यहाँ फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही प्रिपरेशन प्रारंभ करवा दी जाती है। जैसे IIT और JEE या मेडिकल क्लासेस के लिए स्टूडेंट 10th के बाद ही कोटा और सीकर चला जाता है, उसी प्रकार से हमारा स्टूडेंट जब LLB फर्स्ट ईयर में आता है तभी वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करने लग जाता है। इसके साथ साथ हम अदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जजेज समय समय पर कॉलेज में आते हैं और हमारे स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं कि वो किस प्रकार से वकालत के फील्ड में जाकर के अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, जुडिशियल सेक्टर में जाकर के अच्छा करियर बना सकते हैं, एज ए लीगल ऑफिसर अच्छा करियर बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा कि अब आप बहुत सही जगह आ गए हैं और अब कवर कस ले कि एक बहुत शानदार करियर लीगल फील्ड में आपका इंतजार कर रहा है। प्रारंभिक समय से ही मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। खेती करते करते पढ़ना मेरा शौक था। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उठ के और खेत में जाता, एक किसान की तरह काम करता, उसके बाद फिर घर पे आके और स्नान करके फिर स्कूल जाता। यह मेरा एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। खेती का काम करके और पढ़ना दोनों एक साथ। मैं ये चाहता था कि समाज के लिए कुछ इस प्रकार का कार्य करें जिसे समाज को हमेशा याद रखे। जॉब तो हर कोई व्यक्ति करता है, करियर हर कोई व्यक्ति बनाता है, लेकिन उससे अलग हट के जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उनके लिए कुछ नया करना अपने आप में एक कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो लोगों के लिए बहुत कुछ करके जाए। तो इसलिए खेती के साथ साथ मैं अध्ययन में संलिप्त रहा। प्रारंभिक तौर पे मेरी जो स्कूल एजुकेशन हुई है वो चूरू शहर में ही हुई। मैं सरदार विद्यालय का विद्यार्थी रहा 8वीं कक्षा तक। उसके बाद में मैं राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थी रहा। उसके पश्चात जैसा कि चूरू के अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, मैं BCom करने के लिए चूरू के सर्वप्रतिष्ठित लोहिया महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ से मैंने BCom करते हुए सीखा कि गुरुजन किस प्रकार से छात्रों को पढ़ाते हैं, और मेरे मन में एक चीज आने लगी कि क्यों नहीं हम सेवा का यही माध्यम चुने। और यहीं से कुछ मैं जो वो सोचने लगा, क्योंकि BCom के बाद में मैं RS करना चाहता था, और RS के लिए इससे पहले मेरे ब्रदर जो है वो डॉक्टर नवरंग सैनी RTDC के सेक्रेटरी हुआ करते थे जयपुर में, और उन्होंने LLB LLM करके और फिर जो वो ये मुकाम हासिल किया था। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं उनके पदचिन्हों पे चला जाए, और लोहिया महाविद्यालय से BCom पूरी करने के पश्चात मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, और साथ ही RS की कोचिंग भी लग गया। इसे क्या कहीं मुझे नहीं पता, तो दुर्भाग्य था या सौभाग्य था कि मेरा RS में चयन नहीं हो पाया। और जब RS में चयन नहीं हो पाया और RS का रिजल्ट आया था, जब तक मैं LLB राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय से कर चुका था। राजस्थान विश्वविद्यालय में रहते हुए मैंने LLM के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय विधि विभाग शाखा संघ का अध्यक्ष भी चुन के आया, और इस दौरान मैंने विभाग के लिए भी काफी कार्य किए। एक बहुत लंबा चौड़ा सर्किल मैंने छात्र जीवन में बनाया जो आज भी मेरे काम आता है। उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में रहते हुए सुबह सुबह हमारे जो स्कूटर्स हैं वो सिविल लाइन्स में चले जाते थे, और मंत्रीगणों से, विधायकों से संपर्क बनाया जो आज भी तदस्तुर जारी है। साथ ही उस समय के जो छात्रगण थे जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हमारा एक बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप है। आज हम देखते हैं कि फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं। वो उस समय के बहुत सारे लोग IAS अधिकारी हैं, IPS है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने हैं, मेरे साथ के लगभग 70 लोग ऐसे हैं जो 1 साल पहले बराबर या 1 साल बाद के हैं, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। और राजस्थान के आप किसी भी जिले में जाते हैं तो वो बड़ी तत्परता से मिलने को उत्सुक रहते हैं। हमारा आज भी वही व्यवहार बना हुआ है जो छात्र जीवन में था। ये चीज़ मैं हमारे छात्रों को अब भी सिखाता हूँ। ये जो चीज़ें थी कि लोहिया महाविद्यालय से BCom करने के बाद में और LLB करने में जो जयपुर गया, वो मेरे लिए एक बड़ा चेंज अनुभव था कि मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन से लेकर के और लॉ ग्रेजुएशन की तरफ उन्मुख में हुआ, और वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करने का भी प्रश्न किया। तो इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय में रहते हुए बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे संपर्क बनाए, और लोगों से आज भी उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं कि मैंने जिस महाविद्यालय में पढ़ाई की उस महाविद्यालय में पढ़ाया भी है। और
आज एक उसी महाविद्यालय का प्राचार्य का कार्यभार भी मैं संभाल रहा हूँ। तो खैर वो जो राजस्थान विश्वविद्यालय का मेरा जीवन था, मेरी लाइफ थी, उसने मेरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित करके छोड़ दिया। एक सामान्य किसान घर से निकला हुआ मैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस समय मैंने प्रवेश लिया था उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, और जिस समय मैं जयपुर छोड़ के और राजकीय लोहिया महाविद्यालय में विधि संकाय में एक व्याख्याता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, उस दिन जयपुर के अधिकांश लोग जो है वो मुझे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या विश्वविद्यालय के माध्यम से हो, जानते थे। वो दिन और आज का दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव लेकर आया, और मेरे जो प्रिय छात्रगण हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा समय भी बिताया। जो मन की इच्छाएं होती है वो यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि मैंने ये सोचा कि अब वास्तविक जीवन तो अब प्रारंभ हुआ है, जब मुझे और अधिक मेहनत करनी और सोसाइटी को बहुत कुछ देना, और उसके बाद मैं नए तरीके से अनुसंधान कार्यों में जुट गया। इस दौरान मैंने न केवल राष्ट्रीय स्तर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में बहुत सारे शोध लेख प्रकाशित किए। काफ़ी जो प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं उनमें मेरे ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित किए गए। इसके साथ ही मैंने एकेडमिक पर्पज से विदेश यात्राएं भी की। मैंने थाईलैंड में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज ए चेयरपर्सन के रूप में वहाँ पे जो वो अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए और एनवायरमेंटल लॉज पे अपना जो रिप्रेजेंटेशन भी दिया, जो काफ़ी सराहनीय रहा, और एक बेस्ट पेपर रीडर के रूप में मुझे उसमें अवार्ड भी मिला। इस अनुसंधान के साथ साथ मैंने पुस्तक लेखन का कार्य भी किया। मानवाधिकार विधियों पर राजस्थान सरकार के राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में मेरी पुस्तक प्रकाशित की। वो चाहे मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, उच्च न्यायालय स्तर पे हो, मानवाधिकार अदालतों में हो, या मानवाधिकार में अनुसंधान करने वाले छात्रों के साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जो लॉ में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही निखारक पुस्तक साबित हुई है, जो मैंने मानवाधिकार विधियों पर प्रकाशित की है। इस कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मिला के मैंने काफी अनुसंधान किया, और उस पर एक बुक पब्लिकेशन के लिए मैंने जर्मनी भेजी, जो जर्मनी की उसको पब्लिशर ने सहर्ष जो है उसको प्रकाशित किया, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पुस्तक को पढ़ा जाता है, खरीदा जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरा अनुसंधान का कार्य यही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब और तेजी पकड़ेगा। अब एक स्वतंत्र रूप से मैं कार्य करने लगा हूँ, और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि अनुसंधान में हम और नए आयाम छुएंगे। बचपन में मैं जब खेत में काम करता था तो बहुत सारे सपने लिया करता था, और जैसा कि स्वाभाविक है हर बच्चा अपने करियर के प्रति उड़ान भरता है, वैसे मैं भी भरता था। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि खेती का काम तो कभी कर लेना, लेकिन पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाओ। वहाँ तक कोई बहुत अच्छी गाइडेंस हमें नहीं मिल पाती थी, मेरे ब्रदर भी बहुत बड़े नहीं हुए थे उस समय तक, तो लेकिन मैं कल्पनाशील था बहुत अधिक, और कल्पना करके और उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करता था। तो अध्ययन के साथ साथ जो मेरा सोच का दायरा बढ़ता हुआ चला गया, और जब मैं बीकॉम में आया तो मैंने आरएस की सोची, लेकिन चूंकि आरएस में नहीं हो पाया तो मैंने दोबारा प्रयास भी नहीं किया, और मैंने सोच लिया कि अब मुझे आरएस नहीं देना, और उसके बाद मैंने आरएस देना बंद कर दिया। और एक टारगेट, जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, मैं बचपन की बात बताऊं कि जो सपने मैं बचपन में लेता था उनको आगे किस प्रकार से फलीभूत किया, मुझे हमारे याद आता है प्रोफेसर बीएल वर्मा, जो बाद में कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वो कहते थे कि एलएलएम का स्टूडेंट एक बहुत बड़ी चीज होता है, और लॉ का प्रोफेसर को फ्री होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अब फ्री नहीं बना जाए, और वो जो बचपन में मैं सपने लेता था कि किस प्रकार से इस प्रकार की लाइफ बनाई जाए जो न केवल लोगों के लिए सेवा वाली हो सकती है, बल्कि एक अच्छा करियर का निर्माण भी कर सकता है। जब मैं बीकॉम करता था उस समय ये तो मैं बहुत सोचता था कि मुझे एक सफल जीवन जीना है, लेकिन कोई बहुत अच्छा टारगेट मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि कोई एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे लोग जो पहचाने जाने, और एक अच्छे कार्य के लिए जाने पहचाने। तो उसी समय जब मैं बीकॉम, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी पढ़े लिखे परिवार से नहीं था और गाइडेंस का इतना अभाव था, खुद ही सोचते थे, लेकिन मैं जैसा कि मैंने बताया मैं जिज्ञासु था, मैं घंटों पुस्तकालय में बैठ के विभिन्न प्रकार के अखबार और पत्रिकाएं पढ़ता था, उनके माध्यम से अपने आप को निर्मित करने की कोशिश करता कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। एक बार मैंने आर्मी में जाने का भी प्रयास किया, सीडीएस एग्जामिनेशन दी, लेकिन मैं इसके लिए सफल नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब जीवन आपको कहीं और लेके जाना चाह रहा है और आप कोई और भी प्रयास कर रहे होते हैं। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करने की सोचता, लेकिन कभी
उस क्षेत्र में बहुत अधिक सीरियस होकर के मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की और उस प्रकार की सफलता मेरा लक्ष्य भी नहीं रहा। लेकिन बीकॉम होने के बाद ही मैं अपना ग्राउंड निर्धारित कर पाया और वो पहला दिन जब मुझे डॉक्टर राजन चौधरी का मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे लिए प्रातः स्मरणीय आज वो दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मुझे लॉ के क्षेत्र में जो डाइवर्ट किया और आज एक लॉ के फील्ड में एक एकेडमिशियन के रूप में मैं मेरा एक जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरी इंस्पिरेशन का प्रश्न है, मेरी इंस्पिरेशन अपने आप में पुस्तकें हुआ करती और मैं बीकॉम के दौरान मैंने अपने आप को बहुत अधिक पढ़ाकू बना लिया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं घंटों पुस्तकालय में बैठता था और बहुत सारे हिंदी अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स, डेली में 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। इसके अतिरिक्त इंडिया टुडे, क्रॉनिकल और इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित जर्नल्स पढ़ता था। न केवल इस प्रकार के जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स और मैं पढ़ता था, बल्कि पुस्तकालय से, लोहिया महाविद्यालय के पुस्तकालय से, जिला पुस्तकालय से, सूचना केंद्र से मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और ये सारी चीज़ें पढ़ता था, जिनको मिक्सअप करके और मैं एक मेरा कैरियर बना के आगे बढ़ना चाह रहा था। जो मुझे प्रेरित करती थी वो सबसे ज़्यादा थी, वो तो थी पुस्तकें। इसके बाद में दूसरे जो प्रेरित करने वाले इंसान है वो सबसे ज्यादा, एक तो मेरे माता पिता थे जो कभी स्वयं स्कूल नहीं गए, लेकिन हम स्कूल और कॉलेज नहीं जाते थे तो हमें यहाँ तक कि डांट पड़ती थी कि क्यों नहीं स्कूल जाते हो, तो वो हमारे लिए बहुत प्रेरक रहे। यहाँ तक कि हम जो लगता था कि कुछ अनसोशियल एलिमेंट्स के साथ घूम रहे हैं या पतंग उड़ा रहे हैं या कंचे खेल रहे हैं या गिल्ली डंडे खेल रहे हैं तो हमें डांट पड़ती थी। इसलिए इन चीज़ों में हमारा कभी रुझान रहा ही नहीं। दूसरा, मेरे एक ब्रदर थे जो आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय श्री गोविंद सैनी, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। इसके अतिरिक्त गुरुजनों में, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर आर.एल. चौधरी का नाम मैं नहीं भूल सकता। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करने के लिए गया तो जिनका सानिध्य मुझे अपने पूरे अध्ययन काल में मिला, डॉक्टर बी.डी. रावत हैं, जिनके सुपरविजन में मैंने पीएचडी भी की। तो विधि शिक्षा के दौरान उनका इंस्पिरेशन मुझे जो हमेशा मिलता रहा और इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हुआ चला गया। देखो, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू में जो स्टूडेंट आ जाता है उसको मैं अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता हूँ और जहाँ तक जब मैं क्लास में जाता हूँ तो सबसे पहले तो उसको मैं लीगल सेक्टर में यूज तो करने की कोशिश करता हूँ और जो स्टूडेंट इस फील्ड में कीन इंटरेस्ट रखते हैं उनको धीरे धीरे करके और छंद के सामने आ जाते हैं। वास्तव में जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है वो स्टूडेंट धीरे धीरे करके इतना हो जाता है कि उसको फिर बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करने को समझ में। जहाँ तक पढ़ाने का प्रश्न है, लॉ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, न केवल इतना सब बल्कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वेरियस हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स आते हैं उनसे भी उसको अपडेट रखना पड़ता है। न केवल इतना बल्कि जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉज इनेक्ट किए जाते हैं, साथ ही वेरियस असेंबलीज के द्वारा स्टेट लॉज इनेक्ट किए जाते हैं, उनके बारे में भी उनको अद्यतन जानकारी देनी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको अपडेट रखूँ, न केवल लॉ की एग्जामिनेशन के लिए बल्कि ऐसी चीज़ें जो भविष्य में उसके काम में आने वाली है, उन सारी चीज़ों से उनको रूबरू करवाए जाते हैं और उनको इस प्रकार से टीचिंग की जाती है कि वो आगे भी नहीं भूले इसको और धीरे धीरे करके जो वो उसकी ग्रेस्पिंग पावर है जो वो ऑटोमेटिक बढ़ती हुई चली जाती है। 2005 से पहले राज्य के सभी 15 विधि महाविद्यालय संकाय के रूप में पैतृक महाविद्यालय में संचालित हो रहे थे, जिसमें से चूरू का राजकीय विधि महाविद्यालय भी एक था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ये कहते हैं कि लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसको सेपरेटली चलाया जाना चाहिए, अन्य संकायों के साथ नहीं चलाया जाना चाहिए। इसकी सेपरेट जमीन होनी चाहिए, सेपरेट बिल्डिंग होनी चाहिए और प्रिंसिपल भी लॉ में क्वालिफाइड ही होना चाहिए। इस शर्त को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2005 में संकाय से पृथक करके पृथक विधि महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया और तब से चूरू का राजकीय विधि महाविद्यालय लोहिया महाविद्यालय में ही एक विंग में कमरा संख्या 6 से 15 तक संचालित हो रहा था। इस दौरान ये बात उठी कि अलग से जो वो कैसे भवन बनाया जाए, क्योंकि चूरू में लॉ कॉलेज को संचालित करना था और आगे लेके जाना था, इसलिए ये प्रयास भी किए गए। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने गाछर गांव में जो है वो 8 बीघा भूमि राजकीय विधि महाविद्यालय के लिए आवंटित की, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र जो वो संघर्ष पे उतर के आ गए कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से
10 किलोमीटर दूर है और वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, इसलिए लॉ कॉलेज वहाँ नहीं बननी चाहिए। परिणाम स्वरूप 2 साल बाद वो जमीन निरस्त करने की बारी आई, तब 1 साल का एक्सटेंशन भी लिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है वो तो वहाँ भवन नहीं बनाया जा सका। इस दौरान किसी प्रकार का बजट इत्यादि भी प्राप्त नहीं हुआ और राजकीय विधि महाविद्यालय की जमीन राज्य सरकार के द्वारा वहाँ आवंटन निरस्त कर दिया गया। तब छात्रगण ये परेशान करने लगे कि लॉ कॉलेज अलग होनी चाहिए और नज़दीक ही होनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी आसपास में जो जमीनें ढूंढी गई, लेकिन कोई राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की जमीन सुविधाजनक वो आवंटित नहीं की जा सकी। इसके लिए लोहिया महाविद्यालय के जो खेल ग्राउंड है उसमें भी जमीन मांगी गई थी, लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने वहाँ विधि महाविद्यालय के जमीन के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया। तब छात्रगण जो इस प्रकार के संघर्ष पे उतरे कि लोहिया महाविद्यालय छात्रावास के पीछे 3 बीघा जमीन पड़ी है, वो राजकीय विधि महाविद्यालय के लिए आवंटित कर दी जाए। लोहिया महाविद्यालय प्रशासन इस बात के लिए सहमत नहीं था कि यहाँ जमीन दी जाए, लेकिन छात्र आंदोलन जो वो चलता रहा और इस दौरान जिला कलेक्टर चूरू ने इस जमीन के लिए अपनी अनुशंसा कर दी कि चूरू में इससे बेहतर कोई भी जमीन राजकीय विधि महाविद्यालय के लिए उपलब्ध नहीं है। और तब जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पे कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन ने ये लगभग 6,848 वर्ग गज भूमि जो राजकीय लोहिया महाविद्यालय के छात्रावास के पीछे पड़ी थी, राजकीय विधि महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित कर दी। और 2 वर्ष तक एक बड़े संघर्ष के पश्चात, क्योंकि इस दौरान करीब 3 रिट पिटीशन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में इस जमीन के आवंटन को निरस्त करने के लिए लगाई गई। महाविद्यालय प्रशासन लगातार इस प्रकार की कार्रवाई में जुटा रहा और तीनों रिट्स जो है वो वहाँ से खारिज हुई। उसके परिणाम स्वरूप जो है वो जस्टिस माथुर ने इस बात पे मोहर लगाई कि ये भूमि राजकीय लोहिया महाविद्यालय की भूमि नहीं है, ये राजकीय भूमि है और राजकीय विधि महाविद्यालय को आवंटन जो किया गया वो बिल्कुल सही है। और तब जाकर के ये भवन निर्माण का कार्य 4 करोड़ 38 लाख रुपए के लागत से पूरा हुआ और तब से ये राजकीय विधि महाविद्यालय अब नए शानदार परिसर में संचालित किया जा रहा है, जिसमें जो कि पूरी तरह से आधुनिक रूप से सुसज्जित की जा रही है। इसमें बड़ी मूक कोर्ट होगी, पुस्तकालय होगा, सारे आधुनिक उपकरण होंगे और छात्रों को तो नए कक्षों में अध्यापन कार्य अभी करवाया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारे छात्र जो न्यायिक सेवाओं में जाएंगे और विधि के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाएंगे, न केवल अपना बल्कि समाज का, कॉलेज का और अपने अध्यापकों का, पेरेंट्स का भी नाम